तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डिग्री प्लेटफॉर्म पर आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए बीकॉम जी के फर्स्ट ईयर के BCOC 133 कोड, जो कि बिज़नेस लॉ या फिर व्यावसायिक संनियम है, उसकी यूनिट 2 का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। ब्लॉक 1 हमारा जर्नल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट फर्स्ट है, जिसकी हम यूनिट 1 एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध के आवश्यक तत्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। और यूनिट 2 में आज हम करने जा रहे हैं ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, हिंदी में कहें तो प्रस्ताव एवं स्वीकृति। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में बने रहिएगा। बेहतरीन एनालिसिस आज आपका यूनिट 2 का करवाया जाएगा। तैयार रहिएगा आगे जाने के लिए। और वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने सुझाव दें कि सर आप इस कोड के बारे में भी करवाइए, हम उस कोड की क्लास आपके लिए पहले लेकर आएंगे, वरना हमने प्लान तो कर ही रखा है अपने हिसाब से। बाकी अगर आपका जो सुझाव होगा हम उस हिसाब से आगे काम करेंगे, क्योंकि चैनल आपका है, आपका ही प्लेटफॉर्म अपना है। और ये बाकी सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करा जाएगा। सारी इरेगुलरिटीज़ जो एक स्टूडेंट फेस करता है इग्नू में या फिर किसी भी ग्रेजुएशन में, उसको हम दूर करने का काम हमारा प्लेटफॉर्म करेगा, जिसका नाम है डिग्री प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूनिट 2 ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव एवं स्वीकृति। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये भी। पिछली वीडियो में हमने देखा अनुबंध के आवश्यक तत्व, एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1। 3-4 दिनों में आपका ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाएगा वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू। जब तक कि आपके पास वीडियो पहुंचेगी, जब तक हम आपके लिए आगे का कंटेंट तैयार कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव एवं स्वीकृति। बेहतरीन सॉल्यूशन आपके लिए आज मैं प्रोवाइड करवाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का पहला चैप्टर। आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर यानी कि इकाई की रूपरेखा, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, प्रस्ताव क्या होता है यानी कि ऑफ़र क्या है, कैसे दिया जाता है, और ऑफ़र किसके द्वारा दिया जाता है और किसको किया जाता है, वैध ऑफ़र कैसा होता है, क्रॉस ऑफ़र, खुला या स्थायी प्रस्ताव, स्टैंडिंग ऑफ़र्स, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ़र, ऐसे कई पॉइंट जो आज हम इसमें कवर अप करेंगे। बेहतरीन एनालिसिस होगा। चीज़ें मैं वही समझाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड होंगी, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं है, वही डेफिनेशन है। एक्सप्लेन मीनिंग होगा, और कई प्रकार के ऑफ़र्स, जैसे कई प्रकार के प्रस्ताव के बीच में गणना होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हम आगे देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है कि देखिए यूनिट 1 में, इन यूनिट 1 यू लर्न दैट एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट एन एग्रीमेंट टू बिकम एनफोर्सेबल बाय लॉ मस्ट हैव सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स। यू ऑल्सो लर्न दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट, मतलब पहली वाली यूनिट का रिकैप आपने प्रीवियस वीडियो में जो देखा वही इस इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में बस इंट्रोडक्शन में इतना बताया गया कि आगे हम क्या पढ़ेंगे ऑफ़र में। तो चलिए फिर आगे ऑफ़र पर ही चलते हैं। प्रस्ताव, व्हाट इज़ एन ऑफ़र, प्रस्ताव किसे कहते हैं। अब मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपको मिनिमम क्या करना है, जो ये वाली डेफिनेशन है, जी हाँ देखिए, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा इग्नोर करके चलना है, इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए मिनिमम चीज़ों पर ही जाना है, जो कि बहुत ही छोटी होंगी। तो देखिए ये जो डेफिनेशन है, डायरेक्ट हम इस डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पेन वेन पर भी खर्चा कराया हमने इस बार। देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या डेफिनेशन दी हुई है, इंग्लिश में पहले देखेंगे। वीडियो की लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप टेंशन ना लें कि सर आप हिंदी में अलग लाएँ या इंग्लिश में अलग लाएँ। ये हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल वीडियो होगी, आप समझकर क्वेश्चन करने के एबल होंगे दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है ऑफ़र की। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। अब इंग्लिश में थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, हिंदी में जैसे ही मैं आपको बताऊँगा आप समझ जाएंगे कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हिंदी में क्या है हमारी लैंग्वेज। जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने की अपनी इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि वह व्यक्ति उस कार्य को करने या न करने के बारे में अपनी सहमति दे, तो यह कहा जाएगा
कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का सामने प्रस्ताव रखा है। अब जैसे ही मैंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करा, आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने या ना करने की इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है जिसके लिए वो काम करने के लिए बाध्य है, उसे हम ऑफ़र कहते हैं। थोड़ी बहुत अब इसकी हम आगे डेफिनेशंस देखेंगे क्या है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन ऑन ऑफर यू विल नोटिस दैट एन ऑफर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। इसको मैं हिंदी में समझाऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट इतने एबल तो होंगे कि वो हिंदी से समझकर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप चाह कर भी बुक की लैंग्वेज को नहीं लिख सकते, आंसर आप अपने ही लैंग्वेज में लिखेंगे। तो देखते हैं क्या कहना चाहता है। पहला पॉइंट क्या है कि इसमें किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा या तत्परता अभिव्यक्त की जानी चाहिए, यानी कि इट, थोड़ा सा वीडियो को देखेंगे, अभी 2 मिनट रुकेंगे। इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ रेडीनेस और विलिंगनेस टू डू टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि किसी कार्य को करने या ना करने की इच्छा उसे प्रकट करना आवश्यक होगा। इसको आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर लिख सकते हैं। इट मस्ट बी मेड टू अनदर पर्सन, देयर कैन बी नो प्रपोजल बाय अ पर्सन टू हिमसेल्फ, यानी कि यह सदैव किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति किया जाता है। आप खुद को ही ऑफ़र दे के खुद ही काम नहीं कर सकते। ऑफ़र हमेशा 2 व्यक्तियों के बीच में ही होगा। आपको देखिए, जैसा लाइन कहना चाहती है कि इट मस्ट बी मेड टू अनदर पर्सन। अनदर पर्सन से मेरा मतलब है 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक ऑफ़र में 2 व्यक्तियों का होना मस्ट होगा। तीसरा पॉइंट कहता है वह दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। अब जैसे कि दूसरा पर्सन इन्वॉल्व होगा तो दूसरे की मर्जी उसमें होनी चाहिए। जैसे कि आई मे सेल माई फर्नीचर इफ़ आई गेट अ गुड प्राइस इज़ नॉट अ प्रपोजल। ये प्रपोजल नहीं है, ये मेरी इच्छा है, ये ऑफ़र है कि मैं अच्छे प्राइस आते ही इसको बेचूँगा, नहीं तो नहीं। तो ऐसे ये देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, हाउ इज़ एन ऑफ़र मेड, एक प्रस्ताव कैसे किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप ऑफ़र की डेफिनेशन से ही समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम। एन ऑफ़र कैन बी मेड बाय any act which has affect the communicating it to the other. An offer may either be an express offer or an implied offer. अब ये तो देखिए 2 तरीके का ऑफ़र होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा पहले। An offer may either be an express offer or an implied offer. ऑफ़र 2 तरीके का होगा, एक्सप्रेस ऑफ़र और इम्प्लाइड ऑफ़र। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं एक ही लाइन से, समझिएगा। एक्सप्रेस ऑफ़र और इम्प्लाइड ऑफ़र, जिसको हिंदी में कहते हैं, देखेंगे जैसे वचनदाता किसी कार्य को करके प्रस्ताव किया जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रस्ताव की जानकारी दूसरे पक्ष को हो जाए। प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित हो सकता है, यानी कि जो एक्सप्रेस ऑफ़र है वो स्पष्ट होगा हिंदी में, और जो इम्प्लाइड ऑफ़र है वो गर्भित होगा। अब देखते हैं ये क्या कहना चाहता है हमारी एक्सप्रेस ऑफ़र के बारे में। एक्सप्रेस ऑफ़र, व्हेन एन ऑफ़र इज़ मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन इट इज़ टर्म्ड एज एन एक्सप्रेस ऑफ़र। वेयर ए सेज टू बी ही वांट्स टू सेल his book to B for ₹50, it is an express offer. Similarly, when A writes a letter to B offering to sell his car for ₹50,000, it is also an express offer. यानी कि जो हम इच्छा व्यक्त करते हैं, जैसे आप किसी को एक पेन बेचना चाहते हैं और आपने उसके बदले में ₹5 की मांग करी, तो यह एक एक्सप्रेस ऑफर है, स्पष्ट ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर, हिंदी में इसको देखते हैं एक बार। स्पष्ट प्रस्ताव क्या रहता है, जब प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो इसे स्पष्ट प्रस्ताव कहते हैं। जैसे कैक है को अपनी पुस्तक ₹50 में बेचने का प्रस्ताव करता है, सेम लैंग्वेज इंग्लिश में, सेम ही उसी में। दूसरा देखेंगे इम्प्लाइड ऑफर, यानी कि गर्भित प्रस्ताव। हिंदी में देखेंगे इसको पहले, क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स कहेंगे सर आप हिंदी को इग्नोर करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रस्ताव मौखिक या लिखित व्यक्त नहीं किया जाता बल्कि पक्षकारों के आचरण या व्यवहार से यह या परिस्थितियों से प्रकट होता है तो उसे गर्भित प्रस्ताव कहते हैं। अब इसको ऑप्शन के उदाहरण के तौर पर देखेंगे। उदाहरण के लिए दिल्ली में डीटीसी तथा बम्बई में बेस्ट विभिन्न मार्गों पर अपनी बसें चलाती है। जो कोई निर्धारित किराया देने को तैयार है उसे वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी। यह एक गर्भित प्रस्ताव है, यानी कि पैसे देकर या फिर किसी मॉनिटरी टर्म में किसी चीज़ को करवाना, वो एक हमारा इम्प्लाइड ऑफर होगा। आप समझ ही गए होंगे, आप लैंग्वेज को बनाकर लिख सकते हैं। किसी कारण को करने के लिए बाध्य होना इम्प्लाइड ऑफर कहलाता है। तो और तीसरा पॉइंट इसके हम चलते हैं, टू हुम एन ऑफर इज़ मेड, प्रस्ताव किसको दिया जाता है। हिंदी में इसको पहले देखेंगे। कानून के अनुसार प्रस्ताव केवल उसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है जिसे वह किया गया हो, अतः हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि प्रस्ताव किसके लिए किया गया है। इस दृष्टि से प्रस्ताव विशिष्ट या सामान्य हो सकता है। अब देखिएगा आपका यहाँ पर एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बना है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू एन ऑफर इज मे बी अ स्पेसिफिक
or a journal. Specific order, it can be accepted only by that defined person or that particular group of person to whom it is been made. जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया है वो हमारा एक स्पेसिफिक वो ऑफ़र होगा, यानी कि जो बाकी हमारे और कामों का होगा. इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट डेफिनेट पर्सन or that particular group of person to whom it has been made. For example, A offered to buy certain goods from B at a certain price. This offer is made to definite person B. Therefore, if goods are supplied by P, it will not given rise to valid contract. हिंदी में इसको देखेंगे आप, जैसे ही आप हिंदी में देखेंगे आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ. जब प्रस्ताव किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के किया जाता है तो वह विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है, यानी कि स्पेसिफिक ऑफर. विशिष्ट प्रस्ताव उसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जा सकता है जिसके लिए वह किया गया हो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं. उदाहरण के लिए कुछ सामान निश्चित मूल्य पर ख से खरीदने का प्रस्ताव करता है. यहाँ यह प्रस्ताव एक निश्चित व्यक्ति ख को किया गया है, अतः यदि ख की जगह कोई अन्य व्यक्ति पर माल भेजा जाता है तो क और पे में कोई भी वैध अनुबंध नहीं हुआ माना जाएगा. बोल्टन बनाम जॉन्स, ये एक केस वगैरह था, केस स्टडी है, आप इसको इग्नोर करें. On the other hand, if an offer which is not made to definite person but to the world at a large or a public in general, it is called general offer. यानी कि सामान्य प्रस्ताव का सर्वोत्तम उदाहरण यह है. सामान्य प्रस्ताव को मैं बताना चाहूँगा के लिए ख विज्ञापन देता है कि जो कोई भी उसका खोया हुआ कुत्ता ढूंढ कर ला देगा, यानी कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन, किसी व्यक्ति का लापता हो जाना, ये एक जर्नल हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, उसमें जर्नल ऑफर कहलाता है. अब आगे चलते हैं. ये यूनिट थोड़ी आसान है, इसमें से क्वेश्चन बनने के भी चांस हैं, हालांकि आपको कुछ ना कुछ तो देगा ही, तो इस वीडियो को पूरा देखें. अगला देखते हैं, लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर, वैध प्रस्ताव संबंधी कानूनी नियम. इसमें हम सिर्फ हेडिंग्स को कवर करेंगे. आप अगर हेडिंग्स को भी कवर कर लेंगे तो आप एक समराइज़ करने में उसको आसानी रखेंगे और क्वेश्चन को आप बड़े प्यार से कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन आता है कि लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, ये क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में. मैं टॉप 20 से 30 क्वेश्चंस की PDF का एक सॉल्यूशन भी आपके लिए लेकर आऊँगा, जिससे अगर आप मात्र एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी उसको देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में 50 to 60 मार्क्स ईजिली स्कोर कर लेंगे. और यूनिट देखते हैं तो आप चाहें बहुत ही अच्छे एक नंबर्स को टच भी कर सकते हैं एग्ज़ाम में. तो चलिए देखते हैं लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर. ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस. थोड़ा यूनिट 1 से ये भी मैच खाता है. देखिएगा, प्रस्ताव परस्पर कानूनी संबंध स्थापित करने के इरादे से किया जाना चाहिए, मानी कि जब तक वो एक लीगल एंटिटी का रूप धारण नहीं कर लेगा या फिर वैध प्रतिलिपि अपनी नहीं बना लेगा, जब तक वो एक लीगल वैलिड ऑफर नहीं होगा. दूसरा पॉइंट क्या है, टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वैग्यू, यानी कि प्रस्ताव की शर्तें निश्चित स्पष्ट होनी चाहिए, भ्रामक नहीं. जब भी आप किसी को कुछ बेचते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी को आप में से कोई रमेश होगा, रमेश ने सुरेश को पेन सेल करा, तो आप उसको पहले उसकी क्वालिटी बताएंगे कि ये एक बॉल पेन है, इसमें ब्लैक इंक है, इस क्वालिटी की इंक है. तो ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं कि अगर आप उसको सेल बॉल पेन कर रहे हैं और क्वालिटीज़ आपने उसको जेल पेन की बता दी, तो ये एक भ्रामक तौर पर हो जाएगा और ये एक वैलिड ऑफर नहीं होगा. वैलिड ऑफर हमेशा क्लियर होना चाहिए, कट टू क्लियर एकदम. तीसरा पॉइंट क्या है, द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन. हिंदी में देखेंगे, प्रस्ताव तथा इच्छा प्रकट करने में अंतर है. देखिए, इच्छा तो आदमी की कई होती हैं, चाहे तो अब ये इच्छा है मेरे अंदर भी है कि मेरे 5 रुपये के पेन को कोई 10 रुपये का ले, ये एक ऑफ़र नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनका एक प्रकृति ने नियम और कानून बनाया हुआ है कि वो इसी रेट पर मिलेंगी या इसी इंटेंशन से वो बेची जाएंगी. तो ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए. वैध चीज़ों के लिए वैध निर्णय होना चाहिए, जो चीज़ें हैं वो कट टू क्लियर होनी चाहिए. ये इसमें तीसरा पॉइंट बताना चाहता है. द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, यानी कि जो चीज़ें आपको ऑफर में प्रोवाइड करवाई गई हैं वही फिजिकल फॉर्म में आप प्रोवाइड करवाएं ऑफर के थ्रू. चौथा पॉइंट क्या है, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर. ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर. इसमें क्या है, प्रस्ताव और प्रस्ताव के निमंत्रण में अंतर करना चाहिए. देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप प्रस्ताव में अलग देंगे लेकिन उसका फिजिकल फॉर्म वो नहीं होगा. अब आप उससे कहेंगे कि हमारे पेन में हाई क्वालिटी बॉल पेन की इंक है. अब आपके पेन में हाई क्वालिटी की इंक तो है, क्या आप उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि ये हाई क्वालिटी की है? करने के लिए मापदंड हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें भी हैं. तो कुछ चीज़ें आपको अंतर करना आना चाहिए. जैसे कि अगर मैं इसमें पढ़ूँ, प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में अंतर करना बहुत आवश्यक है. प्रस्ताव के लिए निमंत्रण की दशा में निमंत्रण देने वाला व्यक्ति स्वयं प्रस्ताव नहीं करता, बल्कि वह दूसरे व्यक्ति से प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रित करता है. यानी कि हम कभी किसी को, मान लो आपके पास एक बॉल पेन है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का,
और आप उसको बेचना चाहते हैं लेकिन आप उसका प्रस्ताव नहीं रखना चाहते। अब सामने से कोई व्यक्ति आया, उसने कहा भाई मैं तेरे पेन को 10 रुपये में ख़रीद सकता हूँ, तो इस दशा में प्रस्ताव और प्रस्ताव के निमंत्रण में अंतर हो गया। आपने प्रस्ताव तो रखा लेकिन निमंत्रण कहीं और से आया प्रस्ताव का। तो इस पॉइंट का आवश्यकता ये है, कहने का मतलब ये है। 5वां पॉइंट क्या है? द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो कहें प्रस्ताव की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए। अब आप किसी चीज़ के लिए बेचने के लिए कुछ करेंगे तो उसको चुपचाप थोड़ी रखेंगे, उसके लिए प्रस्ताव करेंगे। ईजी सा पॉइंट है। 6वां पॉइंट क्या कहना चाहता है? ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। क्या कहना चाहता है? प्रस्ताव में ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए जिसका पालन न होने पर प्रस्ताव स्वीकृति मान लिया जाता है। यानी कि प्रस्ताव के सारे रेगुलेशंस को मानना जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कट टू क्लियर एकदम। और बाकी देखते हैं आगे। ऑफर 7वां पॉइंट क्या है? स्पेशल टर्म्स और कंडीशन इन एन ऑफर मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड। प्रस्ताव की विशेष शर्तों की सूचना भी दूसरे पक्ष को अवश्य दी जानी चाहिए। विशेष शर्त कुछ स्पेसिफिक टर्म्स और कंडीशन हो सकती हैं, वो हर स्थिति में अलग अलग होंगी, तो वो कट टू क्लियर होनी चाहिए एकदम। आगे चलते हैं। वैसे 7 पॉइंट इसके लिए बहुत रहेंगे आपके लिए, आप इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है क्रॉस ऑफर्स। हिंदी में भी इसका नाम यही है, क्रॉस ऑफर्स। हिंदी में इसको पहले पढ़ते हैं, हिंदी में थोड़ी इजी लैंग्वेज पड़ेगी, या फिर इंग्लिश से ही भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या कहना चाहता है इसमें? क्रॉस ऑफर्स डू नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ऑफर बाय द अदर्स एंड सच एज नो कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। क्या कहना चाहता है इसमें? जब दो पक्ष एक दूसरे के प्रस्ताव की जानकारी के बिना एक दूसरे को एक जैसा ही प्रस्ताव करते हैं तो उन्हें क्रॉस ऑफर्स कहते हैं। यानी कि आपने भी कोई बेचने की इच्छा नहीं जताई, ना ही किसी ने खरीदने की, लेकिन जो कंडीशंस आई वो दोनों की फुलफिल हो गई, मैच हो गई, ये हमारा क्रॉस ऑफर होता है। मानी कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्रॉस ऑफर छोटा सा पॉइंट है, स्टैंडिंग ऑफर्स भी एक छोटा सा ही पॉइंट होगा, इसमें ज़्यादा बड़ा लगता नहीं है मुझे। देखते हैं क्या कहना चाहता है ये। समटाइम्स एन ऑफर मे बी ऑफ ए कंटिन्यूस नेचर, इन दैट केस इट इज़ नोन एज स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर इज इन नेचर ऑफ अ टेंडर। किसी को ठेका देना एक स्टैंडिंग ऑफर कहलाता है। समझ गए होंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज है, आप ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें तो ही ठीक रहेगा। कभी कभी प्रस्ताव, खुला या स्थायी प्रस्ताव इसको हिंदी में कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर्स को। कभी कभी प्रस्ताव सख्त प्रकृति का होता है, इसे खुला या स्थायी प्रस्ताव कहते हैं। खुला प्रस्ताव निविदा के समान यानी कि टेंडर के समान होता है। प्राय कोई व्यक्ति या विभाग या अन्य संस्था किस वस्तुओं को समय समय पर बड़ी मात्रा में मांगती है, ऐसी दशा में आमतौर पर टेंडर आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन दिया जाता है। जैसे सरकार समय समय पर रोड बनाने के लिए टेंडर निकालती रहती है प्राइवेट कंपनीज़ के लिए, ये हमारा स्टैंडिंग ऑफर होता है। इसमें चलेंगे, इसी में इतना ही था आज। और अगला पॉइंट होता है एक्सेप्टेंस। यूनिट का लास्ट पॉइंट हमारा एक्सेप्टेंस, जिसको हिंदी में स्वीकृति बोलते हैं। नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एक्सेप्टेंस क्या है। इसमें डायरेक्ट डेफिनेशंस पर आते हैं, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दी है हमारे पास। एग्जाम्पल और डेफिनेशन से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। स्वीकृति क्या है? जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है उसे अपनी सहमति प्रकट कर देता है तो वह प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता है। एक प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है तब उसे वचन कहते हैं। यानी कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ मैं। जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वह एक वचन का भी रूप धारण कर लेता है, यानी कि प्रॉमिस का भी स्वीकार कर लेता है, तो वह एक एक्सेप्टेंस भी कहलाता है हमारा। और आगे चलते हैं। हु कैन एक्सेप्ट, सेम वही है, जिसके लिए ऑफर बनाया जाएगा वही उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं आपको पेन बेचना चाहता हूँ और आपने उस पेन को खरीदने के लिए हाँ कर दी है तो वही एक्सेप्टेंस कहलाएगी हमारे लिए। हाउ इज़ एन एक्सेप्टेंस मेड, स्वीकृति कौन दे सकता है? जो व्यक्ति इसी को एक्सेप्ट करेगा जिसके लिए ऑफर दिया गया है, और जिसको हम कहेंगे कि भाई हमारा पेन खरीद या फिर हमारी कोई वस्तु खरीद, वो हमें एक्सेप्टेंस देगा। इस चीज़ को आप बनाकर बड़े अच्छे प्यार से एलेबोरेट कर सकते हैं। इतने नॉलेजेबल आप भी हैं क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हालांकि डिस्टेंस से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2-3 पॉइंट हैं, उनको हम देखते हैं, अभी नोट करते हैं। You know that offer may be either express or implied. Similarly, the acceptance may also either express or implied. When the acceptance is given by words or spoken is an express acceptance. ऑफर वाली सेम लाइन आप यहाँ पर चेप सकते हैं, चेपने से मेरा अभिप्राय है लगा सकते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल, A offers to sell his book to B 50 rupees and B may accept this offer by stating so orally or writing a letter to A. This acceptance is implied by conduct. For example, A offers a reward of 1000 to anyone who traces his lost dog. B, who was aware of this offer, finds the dog and he is entitled to reward as he accepted. जैसा कि आपको बताया वही है, कुछ भी अलग नहीं है। Legal rules for valid acceptance. Acceptance
इसमें अब सिर्फ हेडिंग के 5 पॉइंट आप याद कर लें, आप इससे लॉन्ग भी बना देंगे, शॉर्ट भी बना देंगे, आंसर आप दोनों ही फॉर्म में दे सकते हैं। लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस यानी कि वैध स्वीकृति संबंधी कानून नियम। पहला है जो हमारा वो है स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त रहित होनी चाहिए, कोई भी शर्त उसमें ना हो, यानी कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। नाम से ही क्लियर है, आप बना सकते हैं बहुत ईजिली। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, स्वीकृति निर्धारित तरीके से दी जानी चाहिए, यानी कि व्हेन द ऑफरर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट वेरी मैनर। जिस मोड में, यानी कि ऑनलाइन, ऑफलाइन, ओरली, रिटर्न, जिस फॉर्म में वो चाहता है एक्सेप्टेंस उसी फॉर्म में बननी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, स्वीकृति को सूचना दी जानी चाहिए, ऑफर की तरह ही सेम है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय ए पर्सन हु हैज़ द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि स्वीकृति की सूचना अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही दी जानी चाहिए, यानी कि जो एक्सेप्टेंस करेगा उसी के द्वारा ही सूचना दी जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से 4 पॉइंट इसमें बेस्ट रहेंगे आपके लिए। एक्सेप्टेंस आपका कंप्लीट हुआ, और कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर एक नया पॉइंट आता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव एवं स्वीकृति के संप्रेषण। यानी कि देखिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। व्हेन द कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज आर फेस टू फेस देयर इज़ नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज़ एन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आप किसी के सामने ऑफर या एक्सेप्टेंस करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, आप एक दूसरे के सामने मौजूद रहेंगे। एंड इट्स एक्सेप्टेंस, दोनों ही कंडीशन में, ऑफर के और एक्सेप्टेंस की कंडीशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द पार्टीज आर एट ए डिस्टेंस, यानी कि आज के देखिए समय में बहुत सी पार्टियां हैं जो फ़ोन पर ही या फिर ऑनलाइन मोड में ही काम करती हैं, जैसे हमारा कोई स्काइप हो गया, जूम वीडियो कॉल हो गई, या फिर ओरली कॉल हो गई, किसी भी प्रकार से। द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन अ पार्टी आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड दे हैव टू डू इट थ्रू पोस्ट। In such situation, it is very important for us to know the exact time when the communication of the offer and acceptance is complete, because as soon as the communication is complete, the parties rule right of withdrawal or revocation. Let us now take up the rules regarding the communication of the offer and acceptance. हिंदी में देखते हैं, जब अनुबंध करने वाले पक्ष आमने सामने होते हैं तो सूचना देने के संबंध में कोई समस्या ही नहीं होती, क्योंकि प्रस्ताव एवं स्वीकृति सूचना की उसी क्षण हो जाती है। जब वे बातचीत करते हैं, कठिनाई उस समय होती है जब पक्षकार एक दूसरे से दूर रहते हैं और प्रस्ताव और स्वीकृति की सूचना के लिए डाकघर की सेवा का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पक्षकारों को बाध्य करने के लिए प्रस्ताव एवं स्वीकृति की सूचना कब पूर्ण होती है, क्योंकि जब भी सूचना पूर्ण हो जाती है तब पक्षकार उसे वापस लेने या खंडन करने का अधिकार खो बैठते हैं। और आइए अब हम प्रस्ताव की स्वीकृति एवं संपर्क के संबंध में नियमों का अध्ययन करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ये सेम है थोड़ा सा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, अच्छा हाँ देखिए ये पॉइंट थोड़ा अलग है, अच्छा पॉइंट है। प्रस्ताव का संप्रेषण, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। हिंदी में देखें, प्रस्ताव का संप्रेषण या सूचना उस समय पूर्ण मानी जाती है जब इसकी जानकारी उस पक्ष को हो जाए जिसके लिए प्रस्ताव किया गया है। लाइन से ही क्लियर है, छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं इसमें। स्वीकृति का संप्रेषण, दस द ऑफरर बिकम्स बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज ड्यूली पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर बट the acceptor is bound by his acceptance only when the letter of the acceptance reaches the offerer। और हिंदी में देखते हैं, स्वीकृति के संप्रेषण के संबंध में नियमों का अध्ययन हमें प्रस्तावक एवं प्रस्तावित दृष्टिकोण से करना चाहिए। हमें प्रस्तावक या प्रस्ताविती के लिए स्वीकृति का संप्रेषण अलग अलग समय पर पूर्ण होना चाहिए। अनुबंध अधिनियम की धारा 4 के अनुसार स्वीकृति का संप्रेषण प्रस्तावक के प्रति संपूर्ण माना जाता है, जबकि स्वीकृति पत्र प्रेषित कर दिया जाता है कि वह प्रस्तावित के काबू से बाहर हो जाता है। स्वीकर्ता के प्रति संप्रेषण उस समय पूर्ण होता है जब उसी समय बाध्य हो जाता है कि जब स्वीकृति पत्र डाक में डाला जाता है। कुछ ज़्यादा पॉइंट में कुछ खास है नहीं। तो अब कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन एंड मोबाइल, टेलीफोन और इस कंडीशन में आपको पता ही है कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं। इसमें क्या है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव एवं स्वीकृति का खंडन। हिंदी में इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रस्ताव का खंडन यानी कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर। प्रस्ताव का खंडन यानी कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर प्रस्तावक के प्रति स्वीकृति का संप्रेषण पूर्ण होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु उसके बाद नहीं। अगर स्वीकृति हो गई है तो उसका ये बनता है कि फ़र्ज़ बनता है कि वो उसके प्रस्ताव को पूर्ण करे।
स्वीकृति के खंडन में भी सेम ऐसे ही लाइन है, ऑफर जैसी सेम कर दी, बस स्वीकृति वर्ड को डाल देना है। और शायद इसमें अब कुछ है नहीं। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, इसमें 2 पॉइंट हैं। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज़ पुट टू इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट, यानी कि खंडन करने वाले व्यक्ति के प्रति उस समय पूर्ण हो जाता है जब वह खंडन का पत्र डाक में डाल देता है और वह इसे वापस नहीं ले सकता। जिस व्यक्ति को खंडन की सूचना भेजी गई है उसके प्रति उस समय पूर्ण हो जाता है जब उसे इसकी जानकारी हो जाती है। कंडीशन कुछ है नहीं। लैप्स ऑफ एन ऑफर, यानी कि प्रस्ताव की समाप्ति कैसे होती है, पॉइंटों पर नोटिस करेंगे। बाय लैप्स ऑफ स्टिपुलेटेड और रीजनेबल टाइम, निश्चित अथवा उचित अवधि के बीत जाने पर, जब तक ऑफर वैलिड है उसके बाद तक काम नहीं होता है तो वो हमारा प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। दूसरा प्रस्ताव क्या है, स्वीकृति से पहले प्रस्तावक या प्रस्ताविती की मृत्यु या पागल हो जाने पर, दिवालिया घोषित हो जाने पर, पागल हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर। तीसरा पॉइंट क्या है, स्वीकृति से पहले पूर्ण की जाने वाली शर्त का पालन न होने पर, बाय द फेलियर ऑफ फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। चौथा पॉइंट क्या है, बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरी, प्रस्तावित द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार करने पर। पांचवा पॉइंट क्या है, निर्धारित तरीके से स्वीकृति न दिए जाने पर, इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड और अ यूजुअल मोड। छठा पॉइंट क्या है, बाय काउंटर ऑफर और ऑफरी, यानी कि प्रति प्रस्ताव किए जाने पर। चाहिए इतने ही पॉइंट बहुत रहेंगे आपके लिए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। वीडियो की यूनिट 2 का पूरा एनालिसिस मैंने आपको करवा दिया। मैंने आज की वीडियो में आपको बताया एक्सेप्टेंस क्या होता है, ऑफ़र क्या होता है, भिन्न प्रकार के ऑफ़र, भिन्न प्रकार के एक्सेप्टेंस, इन्विटेशन टू ऑफ़र, रिवोकेशन, स्पेसिफिक ऑफ़र, कई चीज़ें मैंने आपको बताई। इसकी समराइज़ हिंदी और इंग्लिश PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। चैनल पर इसी प्रकार आपको आने वाली यूनिट्स और आने वाले कई कोर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। BCom जी के अलावा आपको अदर कोर्सेज़ जैसे BAG, BSc और कई कोर्सेज़ हैं जो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। समय समय पर आपके लिए अच्छी वीडियो कंटेंट के रूप में लाया जाएगा। ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म को स्थापना करने का मेरा मेन कारण था कि इग्नू में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी अन्य डिस्टेंस जैसे DU, SOL या फिर MDU के जो भी छात्र हैं उनको बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवाऊँ। आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा इसमें चार्ज नहीं किया जा रहा है, बस आपसे मांगा जा रहा है कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन हो, और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। आप सुझाव या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों ही हमको इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि ज़रूरी भी है हम समझ सकें आप कैसे किस फॉर्म में हमसे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे पास सभी कंटेंट के लिए बेहतरीन से बेहतरीन टीचर भी उपलब्ध हैं। आपको सभी फील्ड में बहुत ही अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, अकाउंट्स हो। आपके एग्ज़ाम से पहले BCom जी के 3 ईयर्स का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। BAG का भी कंप्लीट करवाऊंगा, BSc का भी करवाऊंगा, क्योंकि इग्नू के एग्ज़ाम सभी लाइन अप हैं पहले, तो इसलिए। और जैसे ही ये सेशन ख़त्म होता है और दिसंबर सेशन आएगा, मैं उसमें आपके लिए असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले चैनल पर प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इससे हमारा हौसला अफजाई होगा। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम्स लाइनअप हैं हमारे कई, मतलब देखेंगे अभी एक खाली पेज पर पहुंचते हैं। हाँ, तो देखेंगे अभी, जैसा कि आपको बताया है कि कई हमारे एग्ज़ाम्स लाइनअप हैं 1 जून से। तो मैं 1 जून तक कोशिश करूँगा कि आपका 25 मई तक मैं BCom जी का सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ और BAG का सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। फिर एग्ज़ाम्स के बीच में मैं आपके लिए टॉप 20 से 30 क्वेश्चंस की मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दूँ, हर कोड के, BCom जी के 3 ईयर का, जिससे कि आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें और बहुत ही अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकें। आप मात्र एग्ज़ाम से पहले इन वीडियो को 1.5 की स्पीड पर भी देख लेते हैं तो मैं इतनी गारंटी आपको प्रोवाइड देता हूँ कि आप उस चीज़ को कंप्लीट कर ही लेंगे, एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप सिर्फ यूनिट्स का सॉल्यूशन देखते हैं तो आप 50 to 60 बड़े प्यार से, और अगर आप सीरियस होकर मेरी वीडियोस को, क्वेश्चन वाली इसको जो 20 से 30 टॉप क्वेश्चंस की वीडियो होगी उसको देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप 70+ बड़े प्यार से स्कोर कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, फोकस होकर एक एग्ज़ाम से 3 या 4 दिन पहले यूनिट्स को ख़त्म करना है और 1 दिन पहले आपको
20 से 30 वाले क्वेश्चंस की वीडियो को ख़त्म करना है। बस आप 70+ करने के एलिजिबल हो जाएंगे, ये मैं आपकी गारंटी देता हूँ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपडेट्स आपको टाइम से टाइम मिलेगी। सब चीज़ का वन टाइम सॉल्यूशन ये चैनल आपको प्रोवाइड करवाएगा। इग्नू स्टूडेंट्स खासकर मेरी बात को नोट कर लें, आपको हर वो कोर्स, हर डिप्लोमा कोर्स जो इग्नू में एनरोल्ड हैं बच्चे जिस कोर्सेज़ में, बस आपको करना ये है कि उसको प्रोवाइड करवा देना है कि हम सर इस कोड के बच्चे हैं और हमको सर इस चीज़ें के बारे में चाहिए, सर असाइनमेंट चाहिए। मैं आपको PDFs और वीडियो सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाऊँगा। आप देखते होंगे कई टेलीग्राम ग्रुप्स और चैनल्स आपसे उस चीज़ के लिए 20-20, 25-25 रुपये चार्ज करते हैं। क्यों? मतलब भाई ऐसा क्या है कि 25 रुपये लेकर आप स्टूडेंट्स को वो चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे? अगर आप रफ टोटल भी करें, 8 कोड भी अगर एक बच्चा तैयार करता है तो उसको 200 से 250 रुपये कॉस्ट चार्ज करते हैं वो असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन के लिए। ये चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। जो आपके भाई बहन आने वाले समय में इग्नू में एनरोल होंगे या फिर किसी भी उसमें, तो उनको बता दीजिएगा हमारे चैनल के बारे में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में सुझाव दीजिए, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जल्दी मैं एक टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप भी लेकर आ रहा हूँ और एक इंस्टाग्राम पेज भी लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप अपना वो घेरें कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, सर इसको क्लियर कर दें ज़रा थोड़ा सोच कर। और हम आपके लिए ही हैं इधर और किसी के लिए नहीं है। बस बाकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार मिलता रहा तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की भी क्या आवश्यकता। प्यार दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम।